कराची में मीर रजा कत्ल केस। मकतूल मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। मेडिकल बोर्ड के मेंबरान कब्रिस्तान से वापस चले गए। मीर रजा के वालिद ने मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। मीर रजा के वालिद का कहना है, रात के अंधेरे में बनाई गई कमेटी पर राजी नहीं, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मकतूल के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस सर्जन को हंगामी खत अरसाल कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक तकशील शुदा बोर्ड बरकरार रखने का मुतालिबा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में मीर रजा कत्ल केस। मकतूल मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। मेडिकल बोर्ड के मेंबरान कब्रिस्तान से वापस चले गए। मीर रजा के वालिद ने मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उसामा, बताइएगा इस मामले पर अब क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल आयशा, देखें कराची का इस वक्त का सबसे जो अहम केस है वो मीर रजा का ही केस है। हर जगह जो है वो डिस्कस हो रहा है, लेकिन उसको जो है वो पुलिस की जानिब से भी मुतनाज़ा बनाया गया, मेडिकल बोर्ड जो बना उसकी जानिब से भी उसको मुतनाज़ा बनाया गया। MLO जब शुरू में हुआ तो उसका जो है वो उस पर 10 सवालात उठे। क्राइम सीन जो टीम थी उसकी जानिब से जो है वो सवालात उठे कि उसने जावको से सही तौर पर शवाहिद इकट्ठे नहीं किए। 10 रोज़ बाद हॉल का मिलना, पुलिस की नाहली की मुँह बोलता सबूत है कि 10 रोज़ तक वहाँ पर हॉल पड़ा रहा। पुलिस की टीमें जाती रहीं, SSP लेवल तक की टीमें वहां पर जाती रहीं, तमाम SHOs जाते रहे, क्राइम सीन यूनिट जाता रहा, लेकिन किसी को नहीं मिला। 10 रोज बाद जो है वो हॉल मिलता है। अब जो है वो रात गए, फिर एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया था। तमाम लोग जो है वो हम भी तैयार थे कि सुबह जो है वो कब्र कुशाई होगी और तकरीबन ये कब्र खुलने के बाद 1 घंटे का जो है वो प्रोसीजर होता है। उस दौरान जो है वो जो भी मेडिकल के बोर्ड के डॉक्टर्स होते हैं, खासतौर पर जो सुमैया तारिक हैं, ज़्यादातर जगह जो है वो ही इस अमल में हिस्सा लेती हैं और जो भी सैंपल कलेक्ट करना होते हैं वही जो है वो सैंपल वगैरह कलेक्ट करती हैं। तो आज भी जो है वो यही था, वो भी बोर्ड में शामिल थी। उनके अलावा दीगर जो 7 डॉक्टर्स थे वो शामिल थे। 8 रुकनी ये मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, लेकिन फिर रात गए, मैं भी सो गया था। उसी दौरान जो है वो 12 बजे के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसको जो है वो 2 बजे तमाम लोगों को पता चलता है। फैमिली की जानिब से भी ये कहा गया है कि 2 बजे हमें जो है वो इल्म हुआ इस नोटिफिकेशन का। जब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो हम भी हैरान और परेशान रह गए थे। फैमिली की जानिब से कॉल दी गई थी कि हम एहतजाज करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे और ये कब्र कुशाई नहीं होने देंगे। फिर हमने देखा कि सुबह से ही फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, तमाम लोग पहुंचे, इंतजाम तमाम ही मुकम्मल थे। ये टेंट्स वगैरह लगा दिया गया था। अंदर भी मेरे कैमरामैन अगर जूम करके आपको दिखा सकें तो अंदर जो है वो टेंट्स लगा हुआ है, वहीं पर जो है वो मीर रजा की कब्र मौजूद है। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट पहुंचे, जो मेडिकल बोर्ड का अमला था, पुराना जो मेडिकल बोर्ड था 8 रुकनी, वो भी अमला पहुंचा। इसके अलावा जो नया मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसका अमला भी पहुंचा, जो कि रात 12 बजे सेक्रेटरी हेल्थ हैदराबाद की जानिब से बनाया गया था, वो अमला यहाँ पर पहुंचा। तमाम लोग पहुंचे, लेकिन फिर वालिद मीर रजा के जो वालिद थे मीर हसन, उनकी बहन और उनकी वालदा, वो तमाम लोग यहाँ पर आए। उनके साथ दीगर जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो लोग आए और दीगर जो उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए जो यंग जो नौजवान हैं वो यहाँ पर आए। तो उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सुबह से ही कह दिया गया था। जब सुबह मैं यहाँ पर आया 7 बजे तो मैंने उनसे सवाल किया कि कब्र कुशाई हो रही है, तो उनकी जानिब से बरमला इजहार करके डिनाई कर दिया गया था कि हम जो नया मेडिकल बोर्ड है उसको कब्र कुशाई तो दूर की बात है, हम कब्र को हाथ तक लगाने नहीं देंगे। फिर हमने देखा कि मजिस्ट्रेट आए, नेगोशिएशन हुई। मजिस्ट्रेट की जानिब से ये भी कहा गया कि आप जो है वो अपना एक जो है वो 4 जो अरकान है उनको शामिल कर लें, हमारे जो अरकान है वो भी उसमें शामिल लेंगे, लेकिन उनके वालिद की जानिब से डिनाई कर दिया गया। फिर काफ़ी देर तक ये डिस्कशन चलती रही। कुछ आईओज वगैरह के जो है वो आईओ ने उनका बयान भी रिकॉर्ड किया। जो सुमैया सैयद हैं पुलिस सर्जन, उनका भी जो है वो बयान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन फिर जो है वो फैसला ये हुआ कि आज जो कब्र कुशाई का अमल था उसको मौखर कर दिया गया। अब ये कब तक मौखर है ये कहना कबलस वक्त है, लेकिन जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी जो है वो सैंपल कलेक्ट करने में आसानी होगी। अब जो है वो एक ऐसा मेडिकल बोर्ड अगर बनाया जाए जिस पे जो है वो फैमिली भी इत्तफाक करे और जो दीगर इदारे हैं वो भी इत्तफाक करें, तो फिर जो है वो कब्र कुशाई का अमल होगा और उसके बाद फिर सैंपल जाएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मजीद डिले किया जाता है तो उसमें DNA सैंपल में भी मुश्किलात आएंगी, दीगर जो स्वैप हैं उसमें भी लेने में मुश्किलात आएंगी, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ये पिछले जो तकरीबन 29 जुलाई को इसकी डेड बॉडी मिली थी, आज 7 अगस्त हो चुकी है। अब जो है वो मजीद तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये केस बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया है। इसका खौल इतने दिनों बाद मिलना, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आना, MLO की जो गलतियाँ हैं उसमें कोताही करना पुलिस की जानिब से, फिर ये नया मेडिकल बोर्ड का जो तनाज़ा खड़ा हुआ है उसने तमाम ही केस को बिल्कुल जो है वो ख़राब करके रख दिया है। अब तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। SSP लेवल की भी कमेटी बन गई है, लेकिन अब तक जो है वो 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये केस अब भी पुलिस के लिए मुअम्मा बना हुआ है। जी उसामा, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि मीर रजा के जो वालिद हैं उनका कहना है कि रात के अंधेरे में जो कमेटी बनाई गई है वो इस पर राज़ी नहीं है,
तो सुबह से है जो है वो यही मामला चल रहा है कि वो इस पर राजी नहीं है, तो इस हवाले से अब जो कमेटी है, क्या वापस वही कमेटी बनाने का कहा जा रहा है या इस पर जो है वो किस तरह से अब काम हो रहा है? देखिए, हमने जो है वो ये सवाल किए थे, तो उसकी जानिब से उनके वकील जो है वो जिब्रान नासिर, वो इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से यही कहा गया कि हम जो है वो इस नया मेडिकल बोर्ड को नहीं मानते, जिसमें डॉक्टर जो है वो जामशोरो और हैदराबाद से लाए गए हैं। क्या कराची के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें JPMC है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डाउ कॉलेज है, जो कि एक बड़े कंसिडर किया जाता है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। क्या वहाँ के डॉक्टर ख़त्म हो गए हैं या वो इतने काबिल नहीं है कि वहाँ से इतनी दूर से जो है डॉक्टर्स लाया जा रहा है? और ये रात की तारीखी में करना जो सबसे बड़ा अमल है, वो इस पूरे केस को मुतनाज़ बनाता है कि रात की तारीख में आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आपने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया। अगर आपने कोई ऐसी ज़रूरत भी पड़ गई थी कि अगर नोटिफिकेशन जारी करना था, तो फैमिली को आपने लूप में लेना था, फैमिली से डिस्कशन हो सकती थी कि हमें इस चीज़ पर ये है या इससे बेहतर डॉक्टर्स हम अरेंज कर सकते हैं, वो कर लेंगे ताकि एक प्रोसीजर जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन फैमिली को भी लूप में नहीं लिया गया, फैमिली की जानिब से शदीद जो है वो इस पर रद्द-ए-अमल दिया गया और बिलाखिर जो है वो मौखर हो गई। अब कब तक नई कमेटी बनेगी, उसके फिर नया नोटिफिकेशन जारी होगा, कब तक ये एग्जीक्यूशन का अमल होगा, अभी कुछ भी कहना जो है वो कबलस वक्त होगा। जी उसामा, ये बताइएगा, नई कमेटी बनाना रात के वक्त, और जैसे कि उनके वालिद का कहना है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, शुरू से जो है वो ये केस मुतनाज़ रहा है। जिस रोज़ डेड बॉडी मिली थी, उसके वालिद जब से ये लापता हुआ है, उसमें कुछ CCTV फुटेजेस ऐसी आई जिसमें जो है वो पुलिस इस पे ऊपर जो है वो कर्जा था, मीर रज़ा के ऊपर ये केस खुदकुशी की तरफ भी जा रहा था। लेकिन जो है वो पुलिस जो है वो फिर अपने ही कहे पे जो है वो फंस जाती थी, क्योंकि जो वेपन है जिससे गोली लगी है वो नहीं मिला। फिर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक कॉल मिल जाता है, इस तरफ इशारे जा रहे थे कि जो है वो अचानक ये खुदकुशी का भी अमल हो सकता है, लेकिन वेपन नहीं मिला। फिर जाए वक़्त से जो ब्लड होता है, क्योंकि एक इंसानी ह्यूमन जो बॉडी होती है, इसमें तकरीबन 5 लीटर खून होता है। अगर आप यहाँ पर अपने सीने पर भी गोली रख के मारते हैं तो वो तकरीबन 1 लीटर तो ब्लड गिरेगा। हमने पुलिस एहलकारों से भी, पुलिस अफसरान से भी सवाल किया था, उनका कहना है कि ये ब्लड जो है वो घास वगैरह थी उसमें दब सकता है। लेकिन जब पुलिस सर्जन से ये सवाल किया गया तो उनका कहना है कि अगर कभी ऐसा अमल होता है तो उसमें जो है वो नीचे खुदाई भी की जाती है और चेक किया जाता है कि कितना नीचे जो है वो ये ब्लड गया है, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं किया गया। जब फिर डेड बॉडी जब उसकी अस्पताल जाती है, वहां पर पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की, शनाख्त करने की कोशिश की, क्योंकि डेड बॉडी जो है वो खराब हो चुकी थी, उसकी शनाख्त जो है वो मुमकिन नहीं थी, चेहरे से सही तौर पर पहचाना नहीं जा सकता था, तो उसका DNA सैंपल नहीं लिया गया। यहाँ ये सबसे बड़ी गलती हुई कि DNA सैंपल आपने शनाख्त, सिर्फ वालिदैन का कहना है कि हमने उसके कपड़े और नाखून के जरिए जो है वो मीर रज़ा की शनाख्त की गई। हमारे बेटे ने लास्ट टाइम ये कपड़े पहने हुए थे और ये हमें नाखून लगता है, क्योंकि चेहरा उसका बहुत ज़्यादा ख़राब था। और जो है वो फिर मैंने अपनी दीगर लोगों से डिस्कस किया, मैंने अपने भाभी से डिस्कस किया, उनका कहना है कि ये जो इसका चेहरा है, डेड बॉडी लगती है, उससे जो है वो ये ऐसा लगता है कि पहले इसको गला घोटा गया है, किसी चीज़ से फंदा लगाया गया, इसलिए उसका खून ऊपर चढ़ गया और आंखें जो है वो बाहर आ गई थी। उसके बाद फिर जो है वो गोली का निशान आता है, जिस पे जो है वो तनाज़ा खड़ा होता है। एक साइंसी रूल भी है कि अगर आप गोली पहले जहाँ जिस जगह से लगती है, एंटर होती है, तो वहाँ पर छोटा होल होता है और जब एग्जिट होती है उसमें जो है वो होल बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि होल जो है वो बराबर होता है, लेकिन ये साइंसी रूल है कि अगर होल जाएगा भी तो जितनी गोली होगी उतना ही होगा, और अगर पीछे से एग्जिट भी होगा तो उससे बराबर ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि होल जो है वो आगे से बड़ा और जब गोली एंटर एग्जिट कर रही हो तो छोटा हो जाए। जब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है, वो गोली का जो एंटर होने का साइज है वो तकरीबन 1.2 और जो एग्जिट का साइज है 1.8 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है। तो इससे ये भी लगता है कि गोली जो है वो पीछे से मारी गई है और आगे से जो है वो उसने एग्जिट किया है। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, पोस्टमार्टम भी मुतनाज़ा हो गया है, लेकिन फिर गुज़िश्ता रात जो है वो एक तमाम चीज़ें इस पर थी कि नया पोस्टमार्टम हो जाएगा कब्र कुशाई के बाद, तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन रात गए जो है वो हमने देखा कि अचानक जो है वो रात 12 बजे के बाद सेक्रेटरी हेल्थ हैदराबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिसमें 5 रुकनी नया मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता है। उस पर सारा तनाज़ा खड़ा हुआ और फिर मीर रज़ा के जो वालिद हैं, उनका कहना है कि किसी को बचाया जा रहा है, मेरे बेटे को प्री प्लान कत्ल किया गया है। जिब्रान नासिर की जानिब से भी जो है वो ये सवालात उठाए गए कि जिस मकाम से वहाँ पर एक कचरा वाला दिखता है, जहाँ की CCTV फुटेज आई है, जिस मकाम से लाश मिली थी, एक मोटरसाइकिल वाला, पुलिस अब तक जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है, उन लोगों को सामने नहीं ला सकी है। और जो इसका आईफोन मिला था उससे भी जो है वो पुलिस अनलॉक नहीं कर सकी है, जिससे जो है वो कुछ शवाहिद मिल सकें। जी उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे। उसामा, बहुत शुक्रिया। इसकी तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वालिदैन के एतराज़ के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने कब्र कुशाई की कार्रवाई और रोकने का हुक्म दे दिया है, जबकि मेडिकल बोर्ड की टीम कब्रिस्तान से वापस रवाना कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात मिराज अख्तर से जान लेते हैं। मिराज, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मीर रज़ा मर्डर केस की तफ्तीश तो अपनी जगह जारी है, लेकिन उसमें बार बार किसी न किसी वजह से तातुल आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि मीर रज़ा के जो अहले खाना है और उनके वकील हैं, उनको बिल्कुल भी एतबार नहीं है पुलिस की कार्रवाइयों पर, क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें ऐसी मशकूक हुई हैं कि 10 दिन बाद जो है वो खोल बरामद होता है जाए वकूफ़ से, जो कि एक बहुत अजीब सी बात है। जो खोल क्राइम सीन यूनिट को पहले ही रोज़ बरामद कर लेना चाहिए था, उसमें 10 रोज़ लग गए। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बनता है, फिर वो मेडिकल बोर्ड अचानक रात के तब्दील हो जाता है, जिस पर एतराज़ उठाया गया जिब्रान नासिर जो कि उनके वकील हैं उनकी जानिब से। और इस पर जो है यहाँ मजिस्ट्रेट साहब पहुँचे हैं अब से कुछ देर पहले, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने भी ये फैसला किया कि इस वक्त फ़िलहाल इस जो कब्र कुशाई की कार्रवाई है और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि अहले खाना का इसरार है कि उनको इस बोर्ड पर एतबार नहीं। और वजह भी यही है कि वो जिब्रान नासिर जो उनके एडवोकेट हैं, उनका यही कहना है कि रात गए अचानक बोर्ड को तब्दील करना जो है वो शुकूक जो है पैदा कर रहा है और हमें इस पर बिल्कुल एतबार नहीं है। तो जो बोर्ड पहले अनाउंस किया गया था उसी को आगे लाया जाए, उसी को दोबारा बुलाया जाए, ताकि अच्छे डॉक्टर्स की निगरानी में यहाँ पर जो है कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम हो सके और जो बाक़ियात हैं या जो चीज़ें नमूने उन्होंने हासिल करने हैं वो आसानी से हासिल कर सकें। तो इस सूरत में आज सुबह से ही जो है यहाँ पर उनके अहले खाना भी मौजूद थे मीर रज़ा के, और उनके दोस्त और फ्रेंड सर्कल जो था वो भी यहाँ पर मौजूद था। इसके साथ साथ मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद था, पुलिस की नफरी मौजूद थी, डॉक्टर्स भी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन फिर मजिस्ट्रेट साहब का इंतजार किया जाता रहा। फिर मजिस्ट्रेट साहब आए जिन्होंने मुआयना करने के बाद जो है इस पूरी सूरत के बाद अहले खाना के कहने पर ये फैसला दिया कि भाई फ़िलहाल इसको मौखर किया जाए, इस कब्र कुशाई के मामले को और पोस्टमार्टम के मामले को, और जो बोर्ड पहले बनाया गया था उसी बोर्ड को दोबारा से काम करने की इजाज़त की जाए। तो इस वक्त फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है कब्र कुशाई को और पोस्टमार्टम को। अब शायद ये आज रात में या फिर कल में हो पाएगी, तो उसके बाद की जो सूरत होगी उससे वो जो है हमें भी आगाह करेंगे, मीडिया को भी आगाह करेंगे, उसके अहले खाना को भी आगाह करेंगे। इस वक्त जो यहाँ पे जो सूरत है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, अहले मोहल्ला भी, मीर रज़ा के जो दोस्त थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके अजीज़ थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका यही कहना है कि जब तक जो बोर्ड पहले अनाउंस किया गया था वो बोर्ड दोबारा से तश्कील नहीं दिया जाता, उसका ऑर्डर नहीं किया जाता, जब तक वो कब्र कुशाई नहीं, और अदालत ने भी उनके इस हवाले से साथ दिया है। जी। पेट्रोल की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव से ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कहते हैं कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार था, अब बढ़ते हुए ईंधन के अखराजात ने रोजगार चलाना भी मुश्किल बना दिया है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी कमी कर दी जाती है तो कभी कीमतें बढ़ा दी जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में जो बाइकर राइडर्स तबका है जो कि रोजाना की बुनियाद पर अपना रोजगार कमाते हैं, उनको क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। आप मुझे बताएगा जिस तरीके से रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, तो इससे आपके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? इससे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे पेट्रोल स्टार्टिंग में जो है 100 रुपीज़ था या 150 रुपीज़ था, तो उस वक्त तक जो है बहुत ठीक था। ठीक है, हम मतलब 1 लीटर के ऊपर जो है ना हमें अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हो जाता था। अब जो है 350 रुपये लीटर हो गया, 400 रुपये लीटर हो जाता है, कभी 450 पे भी चला जाता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे जो आवाम है वो आवाम जो है आपको पता है कि एक गरीब तबका है, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक गरीब तबका है। ठीक है, तो हम जब उनसे ज़्यादा डिमांड करते हैं तो आगे से वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इतना ज़्यादा क्या मतलब रास्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब हमने भी अपना देखना होता है कि फ्यूल भी है, फिर मेंटेनेंस भी है, फिर हमने घर का खर्चा भी निकालना है। हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। एक दफ़ा चीज़ ऊपर चली जाए फिर वो ऊपर ही रहती है, नीचे वापस नहीं आती। ऐसे में हम क्या करें? अब हमें आप बताएं हम क्या करें? मतलब हम गवर्नमेंट से क्या अपील, हमें गवर्नमेंट से कोई उम्मीद बाकी रही ही नहीं है। पहले हम कहते थे कि कराची हमारा कराची है, कराची से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन अब हम कहते हैं कि किसी तरीके से हम यहाँ से जान छुड़ाएं और यहाँ से हम चले जाएं। रोजाना के कमाने वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। तो बाइकर राइडर्स का भी यही मुतालबा है कि जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए, ताकि जो रोजाना के कमाने वाले हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी। हालिया इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ, इसके असरात अशियाए खुरानोश की कीमतों समेत हर शोबे पर पड़ रहे हैं। घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाए। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील प्राचा से। दुआ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि आए रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव से पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। और मेरे साथ भी इस वक्त यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि हर रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? हमारे लिए तो रोज़ परेशानी है, जीना परेशानी, और पेट्रोल गैस सब ने हमें परेशान कर दिया है। हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम खुदकुशी कर लें, यानी कि बच्चे नहीं पालें, हम इन्हीं मुसीबतों में खड़े रहें। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को कम से कम। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, काफ़ी गुस्से में नज़र आए। इनका यही कहना था कि ये बहुत जो है वो गलत हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है आए रोज़। इनका यही कहना था कि जितना पेट्रोल को बढ़ाया जाता है उतना कम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो खाली पेट्रोल नहीं बल्कि अशाया खुर्दोनोश और बाकी चीज़ों पर भी उसका असर पड़ता है। तो इनको चाहिए कि हुकूमत को जो है इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि इनको जो है वो रिलीफ मिल सके। जी, महकमा स्कूल तालीम में खाली असामियों की तातीलात तलब कर ली गई हैं। महकमा स्कूल तालीम के 16 मातहत इदारों से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। ग्रेड 1 से 20 तक खाली नशिस्तों का रिकॉर्ड मांग लिया गया। अदारों को ह्यूमन रिसोर्सेज विंग का डाटा फ्राहम करने का हुक्म। खाली पोस्टों पर तैनातियों और नई भर्तियों का फैसला किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो है बाज़ाब्ता तौर पर 1 से 20 ग्रेड तक की खाली जो असामियाँ हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के डायरेक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्सेज किशोर कुमार नारवानी, उनकी मंजूरी से और सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर बाज़ाब्ता तौर पर खत जो है डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद बख्श खाफसिली के दस्तखत से अरसाल कर दिया गया। ये खत महकमा स्कूल तालीम के मातहत जो 16 इदारे हैं उनको अरसाल किया गया, जिसमें लिखा गया है कि 10 अगस्त 2026 तक जो असामियाँ खाली हैं 1 से 20 ग्रेड तक की, उनकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर महकमा स्कूल तालीम के HR विंग को अरसाल की जाए। जैसे ये तफसीलात महकमा स्कूल तालीम की HR विंग को मौसूल होगी, जिसके बाद 1 से 20 ग्रेड तक की जो खाली असामियाँ हैं उन पर नई भर्तियाँ और जो अफसरान की तैनातियों के हवाले से फैसला किया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अमल दरामद के लिए HR विंग को मुतहरिक कर दिया और HR विंग के डायरेक्टर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 16 इदारों को खत अरसाल कर दिया है। खत में लिखा गया है कि महकमा स्कूल तालीम में सूबाई वज़ीर तालीम की हिदायत पर जो खाली असामियाँ हैं उन पर अफसरान और मुलाजमिन की जो तैनात है या भर्तियाँ हैं, इस पर अमल दरामद का आगाज़ किया गया। इस हवाले से फौरी तौर पर जो 16 इदारे हैं महकमा स्कूल तालीम को 10 अगस्त 2026 तक फराहम करें ताकि इन पर अमल दरामद का आगाज़ किया जाए और तालीम निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के हवाले से जो मज़ीद किए जाए। जी, आज़ाद नोरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। BR और ताजरों के दरमियान अहम राब्ता। आसान टैक्स स्कीम पर बड़ा इजलास। 15 अगस्त से आसान टैक्स स्कीम मुल्क भर में नाफिज करने का ऐलान। FPCCI के स्मॉल ट्रेडर्स वफ्द की चेयरमैन FBR से मुलाकात। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात, तजावीज़ और मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। आसान टैक्स स्कीम की कामयाबी के लिए ताजरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, इस मामले पर अपडेट कीजिएगा। जी, कल कराची में चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल से FPCCI के स्मॉल ट्रेडर्स वक्त की जो है वो मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में आसान टैक्स स्कीम के मकासद और उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया, जबकि 15 अगस्त से आसान टैक्स स्कीम जो कि SRO 1109 है मुल्क भर में नाफिज की जाएगी। FBR की ताजरों को हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी कराई गई। इसके साथ साथ अब्दुल रहमान खान की क़यादत में 20 रुकनी ताजिर वक्त ने नई टैक्स स्कीम पर तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। बिलाल अज़हर कियानी की आसान टैक्स स्कीम की तैयारी और निफाज में किरदार को ताजिर रहनुमाओं ने सराहा। इसके साथ साथ FBR हुकाम का कहना था कि आसान टैक्स स्कीम के कामयाब निफाज के लिए ताजिरों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। ताजिर बरादरीन ने आसान टैक्स स्कीम को कामयाब बनाने और आगाही मुहिम चलाने के लिए अज़म का इज़हार किया, जबकि चेयरमैन FBR ने इजलास में पेश किए गए मुताबिक कस्टम मसाइल के फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। इसके साथ साथ FBR और ताजिर बरादरी के दरमियान मसाइल के हल के लिए माहाना इजलास मुनक़्क़िद करने पर भी इत्तेफाक किया गया। ताजिर रहनुमाओं ने FBR क़यादत के ताजिर दोस्त रवैये और फौरी इक़दामात को बिजनेस कम्युनिटी के लिए संग मील करार दिया। जी, वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान है। 100 इंडेक्स में 574 पॉइंट्स की कमी हो गई है। सरमायाकार मोहतात पोजीशन इख्तियार करते हुए हिस्से फरोख्त कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और स्टॉक मार्केट पर हम देख रहे हैं कि कारोबार के आगाज़ के साथ ही जो है वो मनफी रुझान देखने में आ रहे हैं और आज अब तक जो देखा गया है कि 100 इंडेक्स में तकरीबन 11 से ज़ायद
पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मनफी रुझान है और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, उनके जो शेयर्स में है वो मंदी की सूरत देखने हमारी। इसकी वजूहत क्या है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ट्रेडर जावेद खनानी। जावेद साहब, ये सूरत हाल क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग बोर्ड है उसमें ज़्यादातर जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेयर्स हैं उनमें गिरावट देखने में आ रही है। बहुत कंपनी ऐसी हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके शेयर्स में थोड़ी सी जो है वो हम देख रहे हैं कि तेज़ी है। जी, इसकी वजह ये कि ये हफ्ता मार्केट के लिए बहुत अच्छा ही रहा है। 5,000 से ज़ायद पॉइंट का जो अभी तक इजाफा हो चुका है। तो आज चूँकि अगले 2 दिन छुट्टी भी है तो जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा प्रेशर लेते हैं कि 2 दिन की छुट्टी में कोई अनहोनी चीज़ हो जाती है तो उससे अगले दिन मतलब शेयर बेचने में मसला होता है। तो इस वजह से आज थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है मार्केट में। प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखने में जी, प्रॉफिट टेकिंग भी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि 2 दिन 4-5 दिन से मार्केट जो है अपने हाई पे थी, तो इस वजह से आज लोग जो माल अपना है जो प्रॉफिट टेकिंग के लिए बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक हफ्ते के दौरान कितना इजाफा हुआ है मार्केट में? तकरीबन 5,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ है इस हफ्ते में। ठीक है। उसकी बुनियादी वजूहत क्या बनी जो 5,000 पॉइंट्स का इजाफा? जी, इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि ईरान अमेरिका के जो ताल्लुकात थे उसमें थोड़ी बातचीत का अमल भी शुरू हुआ। ऑयल प्राइसेस भी जो है डिक्रीज़ हुई। इसकी वजह से सारी दुनिया की इकनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलना शुरू हुआ। तो सारी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान समेत वो उन्होंने प्लस किया अपने पॉइंट को। ठीक है। जावेद खनानी से तफसीली गुफ्तगू है। उनका कहना है कि एक हफ़्ते के दौरान जो है तकरीबन मार्केट में 5,000 पॉइंट्स जो है वो शामिल हुए। ताहम इनका कहना है कि आज जो स्टॉक मार्केट में जो मंदी का रुझान देखते हैं हमारे, उसकी वजह यह है कि जो सरमायाकार हैं वो प्रॉफिट टेकिंग के अमल को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। तो इस वजह से शेयर्स की फ़रोख्त की वजह से स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान है। जी, साबिक सदर आरिफ अलवी के हाईलैंड में वाक़या सरकारी घर से मुतल्लिक़ आइनी दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मज़ीद समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। ये साबिक सदर आरिफ अलवी के घर का मामला है जो किसी और के इस्तेमाल में है, लेकिन हुकूमत ने जो ये घर अलॉट किया था वो साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को अलॉट किया था। आज इस मामले पर फौरी समाअत की दरख्वास्त थी, डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से लगाई गई थी। उस पर अदालत ने तो ये फ़ैसला किया है कि ठीक है, नेक्स्ट जो 31 अगस्त होगी उस पर इसको सुन लिया जाएगा। लेकिन ये मामला असल है क्या है? मेरे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये असल इशू क्या है, क्या है ज़रिए असल इशू? डॉक्टर आरिफ अलवी जब प्रेसिडेंटशिप से रिटायर हुए थे तो उनको जो है एज़ पर रूल्स एज़ पर लॉज जो हैं उनको अकोमोडेशंस जो हैं वो मिली थी, और उस पे जो हैं वो एक वॉलंटरी रिटायर्ड जो हैं वो कस्टम के ऑफिसर हैं, वो जो हैं उसको वहाँ पे रह रहे हैं। चूँकि हमारे वो क्लाइंट जो हैं डॉक्टर साहब, उनके हक़ में वो अलॉटमेंट हुई है, और इन्होंने जो है जो कस्टम के ऑफिसर हैं रिटायर, इन्होंने जो है वो इसके ऊपर स्टे ले लिया था सिंध हाई कोर्ट से। चूँकि बाद में वो स्टे ख़त्म भी हो गया, उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके गए, वहाँ से भी नहीं मिला कुछ। अब जो है दोबारा उन्होंने यहाँ पे आके केस भी फाइल किया हुआ है। मगर बात ये है कि वो जो है वो एक इलीगली ऑक्यूपेंट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे क्लाइंट के जो है वो नाम पे जो है वो उनकी अलॉटमेंट हुई है। अब नेक्स्ट डेट क्या होगी इस पे? जो वो 31 को जो है वो नेक्स्ट हेयरिंग होगी और इंशाल्लाह उस पे जो है फैसला। ठीक है। काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, क्योंकि जब बताया गया कि डॉक्टर आरिफ अलवी रिटायर हो चुके हैं, ये मौक़िफ़ था साबिक कस्टम महकमे के मुलाजिम जो हैं उनका, तो साथ साथ अदालत ने ये भी कहा कि अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो आप भी रिटायर हो चुके हैं, घर दोनों को खाली करना चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि इसको देखा जाएगा, इस पर हम मज़ीद फ़ैसला करेंगे। जी नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी कर दी गई। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे जबकि डीजल 1 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। बसों के मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स किराए मनमाने वसूल कर रहे हैं, कभी 10 तो कभी 20 रुपये इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वाज़ेह कमी करे। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी गई है। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे जबकि डीजल की बात कर लें तो ये तकरीबन 1 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि किराए अब भी वही बरकरार हैं। शहरियों का कहना है, मुसाफिरों का कहना है कि किराए जो है बल्कि डबल जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। अब मनमाने आए दिन जो है 10 से 20 रुपये इजाफा कर दिया जाता है। बस स्टॉप पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शहरी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? मैं लालू के 3 नट्टी पे जा रहा हूँ, किराया बहुत ज़्यादा हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है।
क्या किराया ले रहे हैं? किराया 120 130 ले रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं किससे मांगू? मैं ये वजीर आजम से मांग लूं मैं, या शहबाज शरीफ से? ये वजीर आजम। डीजल 1 रुपए 50 पैसे कम कर दिया गया है। जब कीमतें बढ़ती हैं डीजल की तो किराए भी बढ़ते हैं, जब कम होते हैं तो क्या किराए कम होते हैं? तो भाई मेरे ये जो किराए ना और ऊपर बढ़ जाते हैं, ये इतने बढ़ जाते हैं जो आदमी जो है अब क्या बोलूं मैं, बोलने का लायक नहीं हो, इसलिए कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। आदमी रोटी खाए या वो करे। पहले हम लोग 80 रुपए में मजदूरी करते थे, अभी 1500 रुपए में भी करते हैं, फिर भी बोलते कि नहीं है। सीमेंट के पैसे हैं, रेती के पैसे हैं, मगर मजदूरों को पैसे देने के लिए इनकार है। क्या कीमतें होनी चाहिए? डीजल पेट्रोल की कम होगी तो यहाँ पर फिर आप लोग के किराए भी कम होंगे। मतलब है कि किराया हम चाहते हैं 120 रुपए हो या 50 रुपए हो या 60 रुपए हो, इतना तक क्यों है गुलशन जौहर का। डीजल 300 रुपए से ऊपर है, कितने का डीजल होना चाहिए? ये कम से कम 100 रुपए होना चाहिए डीजल। 100 रुपए का होना चाहिए, जो हम लोग 2-3 रुपए में जो है नई कराची जा सके। जी बिल्कुल, बस स्टॉप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मुसाफिरों का यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, किराए भी बढ़ा दिए जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि कीमतों में जो है कमी करे ताकि जो है वो किराए भी कम हो। जी फ्रेंसिक ऐप के ज़रिए उसातिज़ा की हाज़िरी के निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला। महकमा तालीम की जानिब से नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, जिसके तहत उसातिज़ा की आमद और रवानगी, हाज़िरी और छुट्टियों का रिकॉर्ड खुद कारअंदाज में महफूज होगा। हुकाम के मुताबिक ये निज़ाम 17 अगस्त से सरकारी स्कूलों में नाफिज किया जाएगा, जिसका मकसद हाज़िरी के निज़ाम को मज़ीद शफाफ, मौसर और काबिल निगरानी बनाना है। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम की जानिब से अब टीचर्स की अटेंडेंस को नज़र रखने के लिए और स्टूडेंट्स की कुछ टीचर नज़र जो है अटेंडेंस होती है उनको शफाफ तरीके से बनाने के लिए फ्रेम्स ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, जो कि 17 अगस्त से बाकायदा फ़ाल किया जाएगा। ये फ्रेम्स ऐप क्या काम करेगा, किस तरीके से जो है वो इसको बरवकार लाते हुए इसको काम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है जो अभी जो है वो इस चीज़ को इंस्टॉल करवाएंगे और 17 अगस्त से बाकायदा इसका जो है वो लागू होगा सबके ऊपर। तो इनसे बात कर रहे थे कि वाकई ये ऐप जो है वो किस तरह तरीके से काम करेगा और इसके ऊपर अटेंडेंस किस तरीके से जो है वो नज़र रखी जाएगी। जी मैडम, ये बता दीजिएगा। ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सरदार शाह साहब ने फेस की जो हमारे पास अटेंडेंस की फेशियल रिकग्निशन के लिए इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट इदारों पर आएगा। वो लोग जो कि गोस्ट हैं और कई सालों से नहीं आ रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं कोई अप्रोचेज़ हैं और वो इदारों में आते ही नहीं हैं, तो जब फेस की रिकग्निशन होगी तो उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो यकीनन इदारों में काम करेंगे और जब काम करेंगे तो यकीनन इदारे ऊपर उठेंगे। तो हमारे इदारों के लिए लामहला ये बहुत अच्छा होगा और मैं समझती हूँ कि ये मिनिस्ट्री एजुकेशन का बहुत अच्छा इक़दाम है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ये बेहतरीन उनका लाहे अमल है। अच्छा मैंने ये भी बता दी कि इसमें जो है वो बाकायदा जो टीचर्स अगर आपके गैर मौजूदगी में नहीं भी होती तो आपको इस पर भी नज़र रखने में आसानी हो जाएगी और बाकी टाइम वगैरह का भी सारा उसमें सिस्टम होगा। इससे हमें ये आसानी होगी कि वो टीचर्स अगर नहीं हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस SCLD में जारी होगी और जब वो एक टाइम पे वो मौजूद होंगे, जैसे हमारे स्कूल का टाइम है 8 से 8 to 1:30, तो टीचर के आने की भी बायोमेट्रिक होगी और उसके जाने की भी बायोमेट्रिक होगी। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है इदारों के लिए और इससे इदारे तरक्की करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के एक प्रिंसिपल मौजूद थे और उनका यही कहना है कि ये बाकायदा महकमा तालीम की जानिब से बहुत अच्छा इक़दाम सामने आया है, जहाँ पर बायोमेट्रिक जो है वो फेस रिकग्निशन की जाएगी ताकि यहाँ पर जो है अटेंडेंस को शफाफ किया जाए और जो गैर हाजिर भी होंगे वो भी पता चल जाएगा, जो टाइम पर आते होंगे असातिज़ा उनका भी जो है वो इस ऐप से पता लगाना आसान हो जाएगा। जी नाज़रीन, दिल की बेतरतीबी से बचाव और आगाही मुहिम के लिए मुकामी होटल में सेमिनार जारी है, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन इमराज़ कल्ब शरीक हैं। तिबी माहिरीन ने दिल की धड़कन में बेतरतीबी की सूरत में फौरी तशख़ीस और इलाज का मशवरा दिया है। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है कराची के मकामी होटल में, जहां पर दिल की बीमारियों से बचाव की आगाही पर सेशन जारी है, जहां पर मुल्क भर के माहिरीन इमराज़ कल्ब शरीक हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से माहिर डॉक्टर, उनसे पूछेंगे कि दिल की बीमारियां जो बढ़ रही हैं उसकी वजूहात क्या हैं, अवाम एहतियाती तदाबीर क्या अपनाएं और आज का जो ये सेशन चल रहा है इसके बारे में पूरी मुकम्मल तफसीलात बताएं। सर बताइएगा, ये जो सेशन चल रहा है क्या वजूहात हैं, दिल के अमराज बढ़ रहे हैं और आज के सेशन के हवाले से बताइएगा।
इसमें मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को रीफ्रेज कर दूं कि हमारा जो शोबा है वो धड़कन का शोबा है। तो ये जो स्पेशल इवेंट हो रहा है ईपी समिट, कराची ईपी समिट, इसमें वो दिल के मरीज़ और वो दिल का शोबा जो धड़कन से रिलेटेड है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारा सेशन हो रहा है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें दो तरह की धड़कन के नुक्स के पेशेंट्स हैं। एक वो हैं जो बाई बर्थ हैं, उसमें कोई वजह नहीं है, कंजेनिटल है, जैसे कम धड़कन के पेशेंट्स और ज़्यादा धड़कन के पेशेंट्स। और कुछ वो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट फेलियर होने की वजह से, दिल कमज़ोर होने की वजह से, और उसकी रीज़न दिल की शरियानों में तंगी भी हो सकती है या उनके अपने दिल के पट्टे किसी भी वजह से पैदाइशी या बाद में इन्फेक्शन की वजह से कमज़ोर हों, तो उसमें नॉर्मल धड़कन के अलावा बाकी एक्स्ट्रा धड़कन के सर्किट उनकी ज़िंदगी को तंग करते हैं। सर इसकी वजूहात क्या होती हैं, अवाम एहतियात क्या करे? अवाम एहतियात ये करे कि जब भी उनको धड़कन का नुक्स हो, कोई भी करीबी डॉक्टर हो, तो दवाई लेने से पहले अगर कोई भी करीब धड़कन का स्पेशलिस्ट मौजूद है, सबसे बेहतर ये है कि उनको एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक ये कि उनको धड़कन की तशख़ीस अच्छी मिल जाएगी, और दूसरा ये कि टाइमली उनको ये आइडिया होगा कि धड़कन का जो मर्ज़ है उसका बेहतरीन इलाज क्या है। तो इसके लिए मैं अभी भी यही कहूँगा कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि धड़कन का नुक्स लोगों को नहीं पता है, बाकी दिल की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो धड़कन के नुक्स के सिलसिले में जो भी दिल का डॉक्टर या दिल का डॉक्टर ना हो, उसको जैसे ही मरीज़ मिले उसको अवेयरनेस दें और वो जो उसका फिजिशियन है उसकी तरफ उनको रेफ़र करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने तफसीली बताया कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी जो है वो सबसे मुश्किलात पैदा कर सकती है सबसे ज़्यादा। तो इस हवाले से अगर इस तरह की कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो माहिर इमराज़ क़ल्ब के पास फ़ौरी पहुँचें ताकि फ़ौरी तशख़ीस हो सके और फ़ौरी इलाज मुमकिन हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।